कहा जाता है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पर सच तो यह है कि मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम इतना तेजी से पैसे क्रिएट कर रहा है जितनी तेजी से पेड़ तो कभी कर भी नहीं पाएंगे। मोस्टली लोगों को जरा भी आइडिया नहीं है कि आज करेंसी कैसे क्रिएट की जा रही है। कुछ लोगों ने तो पिछले एपिसोड की वीडियो में बहुत कॉन्फिडेंस से कमेंट किया और कहा कि एक कंट्री उतने ही पैसे क्रिएट कर सकती है जितना उसके पास सोना होगा, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। गोल्ड बैक्ड करेंसीज पहले चला करती थी, पर वो सिस्टम को चेंज हुए बहुत टाइम हो चुका है। आज हर जगह बस फिएट करेंसीज चल रही है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि फ्रॉड होना स्टार्ट ही तब से हुआ जब से गोल्ड बैक्ड करेंसीज बनना स्टार्ट हुई थी, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको पैसों की हिस्ट्री बता के एक्सप्लेन किया। सो अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज के टाइम पे करेंसीज कैसे क्रिएट की जा रही है, और उसके साथ ही मैं बताऊंगा आपको ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े फ्रॉड के बारे में जो हम सबके साथ किया जा रहा है। बस कुछ कंट्रीज को छोड़ के आज दुनिया की हर कंट्री में करेंसीज ऑलमोस्ट सेम तरीके से बनाई जा रही है, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड की मैक्सिमम करेंसी डॉलर है, इसीलिए मैं आपको अमेरिका का एग्जांपल देके ये स्कैम समझाऊंगा। और एक बात याद रखो, ये सिस्टम जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है ताकि हमें वो इजीली समझना आए। इसीलिए अगर आपको ये समझने प्रॉब्लम हो तो फिक्र मत करना, मुझे भी इसे समझने काफी टाइम लग गया था। मैं आपको इस सिस्टम को 6 पार्ट्स में डिवाइड करके समझाऊंगा, सो अगर आपको कहीं भी समझने प्रॉब्लम हो तो आप उस पार्ट को वापस देख लेना। नाउ लेट्स बिगिन। पार्ट नंबर 1, गवर्नमेंट क्रिएट्स आईओयू। ये सब स्टार्ट होता है इलेक्शन के टाइम से, जब एक पॉलिटिशियन बड़े बड़े विदाउट लॉजिक वादे करता है पैसों को लेकर कि मैं आपके लिए ये फ्री कर दूंगा, वो कर दूंगा, जिसे सुनकर लोग खुश हो जाते हैं और उसे जिता भी देते हैं। लेकिन क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं होती, सो जीतने के बाद गवर्नमेंट को भी पैसों की जरूरत पड़ती है अपने वादों और खर्चों को पूरा करने के लिए। इसीलिए वो लोग वोट करते हैं कि वो कंट्री के इनकम से ज्यादा स्पेंड करेंगे, जिसे डेफिसिट स्पेंडिंग बोलते हैं। और फिर ये एक्स्ट्रा खर्चे करने के लिए कंट्री की जो ट्रेजरी होती है वो उधार लेती है बैंक से एक बॉन्ड इशू करके। अब ये बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड और कुछ नहीं, बस एक ग्लोरीफाइड आईओयू होता है। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो वो बस एक पेपर होता है जिसपे लिखा होता है कि आप मुझे $1 अरब उधार दो और मैं आपको ये पैसे 10 साल में लौटा दूंगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। और ये बॉन्ड ही होते हैं हमारे देश के कर्जे, जिसे नेशनल डेब्ट बोलते हैं। सो अब आता है एक इंटरेस्टिंग सवाल, ये उधार आखिर कौन चुकाता है? इसका आंसर है हम सब। ये उधार हमारे पेरेंट्स, हम और हमारे आने वाली पीढ़ी चुकाएगी इस नेशनल डेब्ट को टैक्स भर के। जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स बनाती है तो आप ये बोल सकते हो कि वो हमारे आज को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए हमारे फ्यूचर को खराब कर रही होती है। पार्ट 2, स्वैपिंग आईओयूज एंड क्रिएटिंग मनी। गवर्नमेंट को उधार मिलने का प्रोसीजर कुछ ऐसा होता है कि पहले ट्रेजरी बॉन्ड बनाती है, फिर उस बॉन्ड को वो नीलामी में रखती है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी बैंक्स आती है और फिर बोली लगा के कोई एक बैंक वो बॉन्ड खरीद लेती है ट्रेजरी को पैसे देके। बैंक्स वालों को पता होता है कि ये बहुत प्रॉफिट का सौदा है, इसीलिए वो ये बॉन्ड खुशी खुशी ले लेते हैं। जिसके बाद वो बैंक फेडरल रिजर्व के पास जाती है, जो उस बॉन्ड को बैंक से खरीदने के लिए एक बड़ा सा चेक बनाती है और उसे बैंक को दे देती है, जिससे बैंक को प्रॉफिट मिल जाता है। यहां अगेन ये चेक्स और कुछ नहीं, बस आईओयू होते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि एक्चुअल में फेडरल रिजर्व के पास कोई पैसे नहीं होते। इनफैक्ट उनके अकाउंट में हमेशा जीरो बैलेंस होता है। लेकिन जब वो चेक बनाते हैं तब पैसे भी अपने आप बन जाते हैं और सिस्टम में आ जाते हैं। मतलब जब फेडरल रिजर्व चेक लिखती है तो वो बस लिख के पैसे को क्रिएट कर देती है किसी मैजिक ट्रिक की तरह, जिसके बाद वो चेक बैंक को मिलता है और फिर वो पैसे भी प्रिंट होके बैंक के पास आ जाते हैं। अब बैंक ये पैसे लेकर फिर दूसरे नए बॉन्ड्स खरीदती है गवर्नमेंट से, और ये साइकिल रिपीट होता जाता है बार बार। यहाँ एक्चुअल में ट्रेजरी और फेडरल रिजर्व एक दूसरे से डील करते रहते हैं, बैंक्स को मिडलमैन बना के, जिसे हर स्टेप पे कमीशन मिलता रहता है, जिससे वो तो अमीर होते जाते हैं लेकिन दूसरी तरफ देश और नॉर्मल इंसान गरीब होता जाता है नेशनल डेब्ट की वजह से। एक और बात, यही वो प्रोसेस है जहां से सारी पेपर करेंसीज बनके मार्केट में आती है। गवर्नमेंट इसे बेस मनी बोलती है, पर एक्चुअल में वो बस करेंसीज है। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया है कि करेंसी और मनी में बहुत डिफरेंस होता है। पार्ट 3, गवर्नमेंट स्पेंड्स दिस नंबर्स। बैंक से पैसे मिलने के बाद ट्रेजरी वो पैसे गवर्नमेंट को देती है, जो उसे डेफिसिट स्पेंडिंग पे खर्च करते हैं, जैसे कि पब्लिक वर्क, प्रोग्राम्स और वॉर्स के लिए। जहां से फिर वो पैसे जाते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, कॉन्ट्रैक्टर और सोल्जर्स के पास, जो अपने वो पैसे फिर अगेन किसी बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जिसे सुन के शायद आपको शॉक लगे, जब आप बैंक में पैसे डालते हो तब आप बैंक को वो पैसे एकदम सेफ रखने के लिए नहीं देते हो।
बल्कि एक्चुअल में आप उन्हें वो पैसे उधार देते हो, जिसे लीगली वो उस पैसों से बहुत सी चीजें कर सकती है, जैसे कि उसे स्टॉक्स में गैम्बल कर सकती है या किसी दूसरे इंसान को उधार दे सकती है जिन पे उन्हें प्रॉफिट भी मिलेगा, एक्सेट्रा। पार्ट 4, बैंक्स मल्टीप्लाई द मनी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए इसे जरा गौर से समझना। आज ऑलमोस्ट सारे बैंक्स फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। मतलब अगर मैं 10% रिजर्व रेशियो के एग्जांपल से समझाऊं तो जब आप अपने $100 बैंक में डालते हो तब बैंक लीगली उसमें से 10% के हिसाब से अपने पास बस $10 तक जमा रख सकती है और बाकी बचे $90 वो दूसरे किसी भी इंसान को लोन पे उधार दे सकती है बिना आपको बताए। यहां बैंक बस अपने पास $10 रखता है कि कहीं इनकेस आपको उसकी जरूरत पड़े तो वो आपको दे दे, जिन पैसों को वो लोग वॉल्ट कैश बोलते हैं। अच्छा, अब अगर आपके $90 बैंक गायब कर देती है तो फिर आपको कैसे बराबर $100 आपके अकाउंट में दिखते रहते हैं? ऐसा होता है क्योंकि बैंक उस $90 का IOU बना के अपने पास रख देती है, जिसे फिर से इजी वर्ड्स में बोलूं तो वो और कुछ नहीं बस नंबर्स होते हैं जो बैंक अपने कंप्यूटर में टाइप करके सेव रखती है। और भले से ये एक्चुअल में पेपर करेंसी नहीं होती, पर फिर भी ये एक तरह से करेंसी ही बन जाती है, जिसकी वजह से अब दुनिया में 100 के बजाय $190 आ जाते हैं एग्जिस्टेंस में। 100 आपके और 90 जो उन्होंने किसी दूसरे इंसान को उधार दे दिया है, जो थे तो आपके ही पैसे लेकिन अब बैंक के भी हो गए हैं। ये करके बैंक बैठे बैठे $90 का फायदा कर लेती है और उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अलग। और इतना ही नहीं, आगे और भी बहुत कुछ होता है। जैसे कि अब लोन लेने वाला इंसान लोन लेने के बाद क्या करता है, वो यूजुअली घर, गाड़ी या ऐसा कुछ चीजें खरीदता है, राइट? सो इस एग्जाम्पल के हिसाब से बताओ तो अब वो $90 किसी दूसरे इंसान के पास आ जाते हैं, जो वापस क्या करता है, उसे किसी बैंक में जमा कराता है, जिन पैसों में से फिर बैंक 10% बस अपने पास रखती है और 90% दूसरों को उधार दे देती है, जिसकी वजह से अब टोटल $270 क्रिएट हो जाते हैं। और ये चीज रिपीट होती जाती है, जिसका एंड रिजल्ट ये होता है कि आपके उस $100 के डिपॉजिट की वजह से टोटल $1000 तक का बैंक क्रेडिट दुनिया में आ जाता है। और ये मैं आपको बस 10% के हिसाब से बता रहा हूं, जबकि हर बैंक का अलग रेशियो होता है। कुछ 5% और कुछ तो 0% रिजर्व रेशियो पे काम करके और भी बहुत ज्यादा करेंसीज पैदा करती जाती है। यही वो जगह है जहां से कंट्री की मैक्सिमम करेंसी बनके एग्जिस्टेंस में आती है। इनफैक्ट 92 से 96% करेंसीज इस सिस्टम की वजह से बनी हुई करेंसीज होती है, जो बैंक्स बस टाइप करके बना देती है। अब अगर आप लोगों को लग रहा है कि क्या फर्क पड़ता है इस चीज से, मेरे पैसे तो अकाउंट में रखे ही है जो मैं जब चाहे निकाल लेता हूं, तो आपको बता दूं कि सबसे पहली बात, इस चीज की वजह से कंट्री में करेंसी की सप्लाई बढ़ती जाती है, जिससे आपके उस पैसे की वैल्यू जो आप मेहनत करके कमाते हो वो कम होती जाती है और चीजें महंगी होती जाती है, क्योंकि करेंसी का लगातार बढ़ते रहना ही इन्फ्लेशन का मेन रीजन है, जो अगेन मैंने पहले एपिसोड में बताया है। और एक और बात, हमें लगता है बैंक में हमारे पैसे सेफ है, जिसे हम जब चाहे जाके निकाल सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं, बट ये एकदम सच नहीं है। अगर हम सब जन या बस 20 से 30% लोग भी एक साथ पैसे निकालने जाएंगे तो बैंक हमें हमारे पूरे पैसे वापस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पास हमारे सारे पैसे रखे ही नहीं होते फ्रैक्शनल रिजर्व के सिस्टम की वजह से। यही है हमारा पूरा मॉनेटरी सिस्टम, जो और कुछ नहीं बस एक बड़ा सा स्कैम है, जहां पैसे बस चेक पे लिख के बना दिए जाते हैं IOU के मीडियम से, या फिर मैक्सिमम तो बस कंप्यूटर पे टाइप करके। सिस्टम जो और कुछ नहीं बस सप्लाई ऑफ नंबर्स है, कुछ प्रिंट किए गए और ज्यादातर बस टाइप किए गए। स्टेप 5, आर नंबर्स आर टेक्स्ट। अब अगर आपको लगता है कि यही सबसे खराब चीजें हैं जो हमारे साथ हो रही है, तो फिर आप और स्टूपिड बनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम उनमें से कुछ नंबर्स के लिए काम करते हैं, दिन रात एक करके, खून पसीना बहा के। हम ही है जो एक्चुअल में उन नंबर्स को वैल्यूएबल बना देते हैं, फिर उन्हें जमा करते हैं मेहनत से, ताकि गवर्नमेंट उसका एक बड़ा सा हिस्सा लेके अपने उधार उतार सके इंटरेस्ट के साथ, जो उन्होंने बैंक से लिए होते हैं। क्योंकि हमारे ज्यादातर टैक्सेस स्कूल, रोड या डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं होते, बल्कि वो उन उधार को खत्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। आप ही सोचो, हम सारे लोग अपनी पूरी लाइफ टाइम में कितने अलग अलग टैक्स भरते हैं, जिनमें से मोस्टली सारे पैसे उनके पास चले जाते हैं जो इस सिस्टम के मालिक है। और ये भी एक बड़ा सीक्रेट है कि इस सिस्टम के मालिक कौन लोग हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। यूएसए के जो फाउंडिंग फादर्स थे, उनको सेंट्रल बैंकिंग और फिएट करेंसी से होने वाले खतरे के बारे में अच्छे से पता था, इसीलिए वो लोग ने इससे लड़ाई की और फ्यूचर में दूसरों को इस खतरे से बचाने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख भी दिया कि बस गोल्ड और सिल्वर ही रियल मनी बन सकते हैं, बस इसीलिए क्योंकि लोग उन्हें जितना चाहे उतना छाप नहीं सकते।
पर टाइम के साथ किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं रखा और हम सब वापस इस सिस्टम में फंस गए हैं। आज का सिस्टम बस अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं बल्कि एक बड़ी चोरी है जो हमसे हमारी प्रोस्पेरिटी और लिबर्टी चुरा रही है। हमारी परचेसिंग पावर कम करती जा रही है इन्फ्लेशन की वजह से, जो और कुछ नहीं बस इस सिस्टम का रिजल्ट है। पार्ट 6, ओनर्स ऑफ फेडरल सिस्टम। यह सिस्टम उनके लिए ही फायदेमंद है जो ये करेंसीज क्रिएट कर रहा है और जिनके हाथ में सबसे पहले करेंसीज आती है, क्योंकि वो सबसे पहले उस करेंसीज को यूज कर सकते हैं इकोनॉमी पे उसका इफेक्ट पड़ने से पहले। सो अब आता है एक और सीक्रेट। फेडरल रिजर्व एक्चुअल में फेडरल नहीं है, मतलब वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड नहीं है, बल्कि वो तो एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन है जिनमें स्टॉक होल्डर्स हैं जो उसे ओन करते हैं और जिन्हें 6% का डिविडेंड हमेशा मिलता रहता है। बट ये ओनर्स एग्जैक्टली कौन है, ये एक बहुत क्लोज्ड सीक्रेट रखा गया है। पर ऑथर कहते हैं कि वो ओनर्स उन बड़े बैंक्स वाले लोगों में से ही है जिन्हें इस सिस्टम के हर स्टेप पे प्रॉफिट होता रहता है। क्योंकि ये सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए अब हम इसे शॉर्ट में वापस रिकैप करेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 में गवर्नमेंट्स बॉन्ड क्रिएट करती है उधार लेने के लिए, हम नॉर्मल लोगों को दाव पे लगा के, जो इस डेब्ट को काम करके टैक्स भर के खत्म करेंगे फ्यूचर में। पार्ट 2, बैंक्स इन बॉन्ड को ट्रेजरी से खरीद कर फेडरल रिजर्व को बेच देती है प्रॉफिट के साथ, जो कि प्रोबेबली वो लोग खुद ही ओन करते हैं। फिर फेडरल रिजर्व, जिनके अकाउंट में हमेशा जीरो बैलेंस होता है, वो अपनी चेकबुक खोलते हैं जिसमें वो जितना अमाउंट देना उतना लिख के बैंक्स को दे देते हैं, जिसके बाद करेंसीज एग्जिस्टेंस में आ जाती है। फिर ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, जिसकी वजह से फेडरल रिजर्व के पास बॉन्ड्स जमा होते रहते हैं और ट्रेजरी में करेंसीज, जो और कुछ नहीं बस नंबर्स है समझो। फिर ट्रेजरी इन करेंसीज को अलग अलग गवर्नमेंट ब्रांच में देती है। और फिर आता है पार्ट 3, गवर्नमेंट उन बैंक से लिए हुए उधार को खर्च करती है अपने किए गए वादों, प्रोग्राम्स और वॉर्स के लिए, जहां से फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर लोग को वो पैसे मिलते हैं, जिसे वो फिर अपने अपने बैंक्स में जमा कर देते हैं। फिर आता है पार्ट 4, बैंक्स फ्रैक्शनल रिजर्व के बेस पे उनके थोड़े से पैसे अपने पास रखती है और मैक्सिमम पैसे वो दूसरों को उधार दे देती है बिना बताए, जिन पे वो इंटरेस्ट भी कमाती है और न्यू करेंसीज भी पैदा करती रहती है, बस नंबर्स को कंप्यूटर में टाइप करके। और यही वो जगह है जहां से 92 से 96% करेंसीज दुनिया में आती है और इन्फ्लेशन बढ़ाती रहती है। पार्ट 5, हम सब नॉर्मल लोग इन तेजी से एक्सपांड होते हुए नंबर्स में से कुछ नंबर्स पाने के लिए मेहनत करते हैं, अपनी जान लगा के, और उन पे टैक्स भी भरते हैं जो ट्रेजरी के पास जाता है और वो उन्हें फेडरल रिजर्व को पे करती है इंटरेस्ट के साथ, उसी फेडरल रिजर्व को जिसने वो पैसे बस एक पेपर पे लिख के बना दिए थे। पार्ट 6, सीक्रेट ओनर्स पैसे कमाते हैं हर स्टेप में। वर्ल्ड की सबसे बड़ी बड़ी बैंक्स फेडरल रिजर्व को ओन करती है। वो बैंक्स पैसे कमाती है नेशनल डेब्ट बेच के, इंटरेस्ट के पैसे जो फेडरल रिजर्व अपने रिजर्व में रखी होती है, और 6% डिविडेंड जो उन्हें फेड को ओन करने के लिए मिलते रहते हैं। ये एक इविल सिस्टम है जो वेल्थ को वर्किंग क्लास लोगों से चुराता है और गवर्नमेंट और सीक्रेट ओनर्स को देता है। यही सिस्टम आज इकोनॉमी को खराब कर रहा है और ये सब पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि अब हम रियल मनी यूज नहीं करते। और सबसे वर्स्ट बात यह है कि इस चीज ने हमें स्लेव बना के रख दिया है, जो मेहनत करता है, न्यू चीजें बनाता है, वर्ल्ड को अच्छे से चलाता है, उन कुछ लोगों के लिए जो दुनिया के राजा बन के बैठे हैं। अब ये सब सुनने में बहुत बुरा है, पर अभी भी बहुत होप बाकी है, क्योंकि इस सिस्टम का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है लोगों का इग्नोरेंस और उनकी चीजों को समझने की कोशिश ना करना। इसीलिए आप अभी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हो। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आप इस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि इन्फॉर्म्ड पब्लिक जो इस सिस्टम को अच्छे से समझती है, वो इस सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए अच्छे सॉल्यूशंस भी ढूंढ सकती है। पर जब तक उनको कुछ पता ही नहीं होगा, तब तक हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बातें मैंने आपको माइक मेलोनी की बुक और उनके वीडियोस से इंस्पायर होकर बनाई है।